हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों को एक और नई वीडियो में, जिसमें कि फिर से हम लोग जीके जीएस पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि कुछ प्रश्न रहेंगे और उससे संबंधित हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी थंबनेल से देख ही लिए होंगे, या फिर जो इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये जो वीडियो है या सीरीज है, ये बिहार एग्जाम्स जो अभी होने वाले हैं, जैसे मद्य निषेध और भी कई सारे एग्जाम हैं, उन सभी को टारगेट करके ये सीरीज करवाया जा रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरी देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि वीडियो में, पूरी वीडियो में आप लोगों को क्या है और आप लोग को कितना बेनिफिट होगा इस वीडियो से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, पहले पूरी वीडियो देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा इस वीडियो की अहमियत और इस वीडियो की खासियत। ठीक ना? तो चलो हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1920, 1921, 1922, 1925। तो इसका आंसर हो जाएगा 1921। ठीक ना? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी 1921 में हुई थी। अब देखिए, हम लोग हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड सारी चीज को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। खोज देखिए, 1921 में हुआ था, दयाराम साहनी ने किया था। 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। उसके बाद ये जो पूछता है कि जो सिंधु सभ्यता थी किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये शहरी सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा, शहरी। और कांस्ययुगीन, कांस्ययुगीन मतलब कि कांसा का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता था। ठीक ना? इस वजह से इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। मुख्य रूप से ये सिंधु नदी के तट पर था। सिंधु नदी के तट पर ये सिंधु सभ्यता जो थी कि निवास करती थी। और इसकी सिंधु सभ्यता का जो समाज था ये मात्र शतात्मक था। ठीक ना? मात्र शतात्मक था। लिपि पूछेगा तो चित्रात्मक हो जाएगा, भाव चित्रात्मक अभी तक पढ़ी नहीं गई। यानी कि ध्यान रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त लिपि है वो अभी पढ़ी नहीं गई है। अब देखिए, प्रमुख स्थल एवं विशेषता, कुछ प्रमुख स्थल हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा, यहाँ से विशाल स्नानागार मिला है। हड़प्पा से का क्या मिला है? तो विशाल स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से विशाल सॉरी मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, लेकिन जो है कि हड़प्पा से मिला है अन्नागार। ठीक ना? अन्नागार जो कि अन्न भंडार होता है। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। लोथल जो है, यहाँ पर प्राचीन बंदरगाह, यानी कि बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है, जो कि ये गुजरात में पड़ता है। लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, ये गुजरात में पड़ता है। कालीबंगा, कालीबंगा से जोते हुए खेत, और ये राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है और ये राजस्थान में पड़ता है। चुनहुदड़ो, मनके बनाने के कारखाना जो है चुनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। मनके बनाने के कारखाना चुनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। और बिना दुर्ग वाला शहर जो था कि चुनहुदड़ो था। बाकी सब जो शहर था सिंधु घाटी सभ्यता के, वो सभी दुर्ग वाला था। तो बिना दुर्ग वाला ध्यान रखिएगा चुनहुदड़ो, बिना दुर्ग वाला चुनहुदड़ो। धौलावीरा, धौलावीरा जो है कि जल प्रबंधन प्रणाली के लिए विख्यात था, और ये भी गुजरात में पड़ता है। ठीक ना? धौलावीरा जल प्रबंधन प्रणाली के लिए ये था कि विख्यात था। चलिए आगे क्या है पूछेगा। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल क्या था? तो गेहूं और जौ। ठीक ना? सिंधु सभ्यता का जो मुख्य फसल था गेहूं और जौ था। व्यापार, ये लोग मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। जो इन लोगों के समय की मेसोपोटामिया सभ्यता था, उससे ये लोग व्यापार करते थे। पशु, इन लोगों का जो प्रिय पशु बैल था। ठीक ना? प्रिय पशु कौन था? बैल था। और घोड़े से अपरिचित थे, यानी कि ये लोग घोड़े से अपरिचित थे। घोड़े को ये लोग ना पालते थे, ना घोड़े के बारे में जानते थे। ठीक ना? धातु, ये लोग तांबा और कांसा का उपयोग करते थे और लोहे से अज्ञात थे। क्वेश्चन यही बनता है, ध्यान रखिएगा कि लोहे से क्या ये लोग परिचित थे? तो ध्यान रखिएगा ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। घोड़े से पूछेगा क्या ये लोग परिचित थे? तो घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे। तो ये सारी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए है कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक और कनिष्क। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक ना? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। ये बौद्ध संगीति को आप लोगों में सारी बौद्ध संगीतियां हम दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया रहेगा संगीत कब हुआ था, और उसके बाद समय, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल और मुख्य परिणाम। तो आइए नीचे दिया है, उन सभी को देखते हैं। तो देखिए क्या क्या हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। राजगिरी में सतकर्णी गुफा में, राजगिरी सप्तकर्णी गुफा में। और महाकश्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु के शासनकाल में। और जो ये अजात शत्रु था ये हर्यक वंश के शासक था।
और इस संगीति में क्या हुआ था, तो बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, तो बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक और विनय पिटक में क्या किया गया था, तो संकलित किया गया था। तो मेनली यहाँ पर सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप लोग सभी चीज ध्यान रखिएगा। 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगिरी में हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, और बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया था। उसके बाद है द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था, और साबा कामी की अध्यक्षता में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कालाशोक जो था कि शिशुनाग वंश के शासक था, और इसमें भिक्षुओं के बीच मतभेद के कारण संघ स्थविर और महासंघिका में विभाजित हुआ था। तो देखिए इसमें भिक्षुओं के बीच क्या हो गया था, तो मतभेद हो गया था। तो इस प्रकार संघ जो था, संघ दो भागों में विभाजित हो गया, अस्थावीर और महासंघिका। अस्थावीर और महासंघिका में विभाजित हो गया। तो ध्यान रखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में, साबा कामी की अध्यक्षता में, और कालाशोक के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था, मोगलीपुतुस के शासन का अध्यक्षता में हुआ था, और अशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसमें तीसरा पिटक जो अभिधम्म पिटक है, ये जोड़ा गया था। तो पहला बौद्ध संगीति में शुद्ध पिटक और विनय पिटक, और तीसरा बौद्ध संगीति में जो है कि तीसरा पिटक जोड़ा गया था, जो कि अभिधम्म पिटक है। तो ध्यान रखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्रा में, मोगलीपुतुस के अध्यक्षता में, अशोक के शासनकाल में। अशोक जो था ये मौर्य वंश के शासक था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईसा पूर्व में, 72 ईसा पूर्व में नहीं, 72 ईस्वी में। उसके बाद कुंडलवन कश्मीर में, वसुमित्र की अध्यक्षता में, और इसके उपाध्यक्ष भी ध्यान रखिएगा अशोक घोष थे, ठीक ना। चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अशोक घोष थे, और अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे। और कनिष्क के शासनकाल में और बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजित हो गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही जो बौद्ध धर्म था, ये हीन आयन और महायान शाखाओं में विभाजित हो गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म का विभाजन किस संगीति में हुआ था, तो चतुर्थ संगीति में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? फैजी, बीरबल, अबुल फजल या फिर अमीर खुसरो? अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल, ठीक ना। सही आंसर अबुल फजल हो जाएगा। अब देखिए हम लोग लेखक, पुस्तक और उसके शासक या विषय के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए ये जो था कि शहनामा जो था ये फिरदौसी, शहनामा जो था ये फिरदौसी का रचना था। शहनामा फिरदौसी का रचना था, और ये मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहता था। फिरदौसी जो था ये मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहता था। किताबुल हिंद ये अलबरूनी का रचना है। अलबरूनी, किताबुल हिंद अलबरूनी का रचना है। और अलबरूनी जो था ये कि गजनवी के काल में ये भारत आया था, यानी कि गजनवी के साथ ये भी भारत आया था अलबरूनी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तो तरीक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। तरीक ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो जियाउद्दीन बर्नी तुगलक वंश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है रेहला जो है कि इब्न बतूता की पुस्तक है। रेहला इब्न बतूता की पुस्तक है, और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, ठीक ना। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसके पुस्तक का नाम रेहला है। अमीर खुसरो का पुस्तक का नाम खजाइन उल फुतू, ये अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम है, और यह अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था अमीर खुसरो। अब देखिए पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई का, और ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहता था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। उसके बाद बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, ये बाबर की आत्मकथा है, और इसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाबर जो था कि ये मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा, बाबर जो था ये मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। उसके बाद है हुमायूं नामा के जो लेखक थे, तो ये गुलबदन बेगम। और हुमायूं नामा में हुमायूं की जवानी की बात कही गई है, यानी कि हुमायूं की जवानी की कहानी किसमें है? तो हुमायूं नामा में है। अकबरनामा या आईने अकबरी, ये अबुल फजल की रचना है, ठीक ना। अबुल फजल की रचना है, और इसमें अकबर का प्रशासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अकबरनामा या आईने ए अकबरी अबुल फजल का रचना है। उसके बाद है
मुंतखाब उत तवारिक, मुंतखाब उत तवारिक, ये जो है कि बदाऊनी, बदाऊनी की रचना है और इसमें अकबर की आलोचना की गई है। मुंतखाब उत तवारिक में अकबर की आलोचना की गई है और ये बदाऊनी की क्या की रचना है। तो ये सभी जितने सारे पुस्तक और लेखक थे ये सभी मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड थे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी और है देखिए, जैसे कि तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी सॉरी तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर की रचना है और यह जहांगीर की आत्मकथा है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। पद शाहनामा, इसकी ये पुस्तक का लेखक जो है अब्दुल हमीद लाहौरी है। पद शाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी, और ये शाहजहां के काल में ये पुस्तक लिखा गया था, शाहजहां के काल में पद शाहनामा। अब देखिए, फुतुहात आलमगीरी, फुतुहात आलमगीरी ईश्वर दास नागर, ईश्वर दास नागर के ये क्या है कि रचना है। फुतुहात आलमगीर ईश्वर दास नागर की ये रचना है और ये औरंगजेब के काल में लिखा गया था, औरंगजेब के काल में। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता था, यानी कि भारत का तोता, भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता था तूतीय हिंद। बाबरनामा मूल रूप से तुर्की भाषा में थी और बाद में फारसी में अनुवाद किया गया था। तो भाषा से संबंधित ये बाबरनामा का पूछ लेता है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, बाबरनामा जो है कि पहले तुर्की भाषा में था और बाद में इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। पहले तुर्की भाषा में इसका रचना किया गया था, बाद में इसे फारसी में अनुवाद किया गया। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या फिर आयरलैंड। तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना पूछेगा तो अमेरिका हो जाएगा, ठीक ना। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के विचार जो है कि अमेरिका से लिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रस्तावना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका आधार जो है कि नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव, जो नेहरू जी, आप लोगों को पता है कि जब संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, वही जाकर बाद में क्या बन गया, प्रस्तावना बन गया। मुख्य शब्द, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो प्रस्तावना में ये शब्द हैं क्या क्या, तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। संशोधन, प्रस्तावना में पूछता है कि संशोधन कितने बार किया गया है, तो ध्यान रखिएगा एक बार किया गया है, वो भी 42वां संविधान 1976 द्वारा, और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। क्या, तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसमें क्या क्या जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ध्यान रखिएगा, एक ही बार समझ प्रस्तावना में क्या हुआ है कि ये संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की क्या है कि न्याय की बात कही गई है, तो 3 प्रकार की। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में 3 प्रकार की, प्रस्तावना में तीन प्रकार की न्याय की बात कही गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। विचार की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। महत्वपूर्ण वाद, केशवानंद भारती केस 1973 प्रस्तावना संविधान का अंग है। यानी कि केशवानंद भारती केस 1973 में ये कहा गया कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन कि किस केस में ये चीज कहा गया था कि प्रस्तावना जो है कि संविधान का अंग है, तो केशवानंद भारती केस 1973। परिचय पत्र, ए एन पाल किवाल ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा था। एन ए पलकीवाल ने संविधान का इसे परिचय पत्र कहा था। आत्मा, ठाकुर दास भार्गव ने संविधान का आत्मा कहा था। प्रस्तावना को ठाकुर दास भार्गव ने संविधान का आत्मा कहा था। किसको, तो प्रस्तावना को। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है।
राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति को जो पद का शपथ दिलाता है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। तो देखिए राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक ना। राष्ट्रपति से जुड़े सभी चीजों को हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। योग्यता, राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने की योग्यता भारत का नागरिक और 35 वर्ष उम्र है। शपथ, भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, ध्यान रखिएगा। निर्वाचन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के क्या है कि निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सभी सदस्य, ध्यान रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सभी सदस्य क्या करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। महाभियोग, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, यानी कि हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। क्षमादान शक्ति, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 के तहत इनको क्षमादान करने की शक्ति दी गई है और यह फांसी भी रोक सकते हैं, यानी कि फांसी की सजा भी माफ करवा सकते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अध्यादेश, अनुच्छेद 123 के तहत ये अध्यादेश जारी करने की इनको शक्ति मिली है। आपातकाल, ये 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत ये राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। उसके बाद प्रमुख नियुक्तियां, ये किस किस को नियुक्त करते हैं? तो प्रधानमंत्री, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, इन सभी का नियुक्ति कौन कराता है? तो राष्ट्रपति कराता है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट के जज, इन सभी का नियुक्ति राष्ट्रपति करवाते हैं। वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वीं राष्ट्रपति हैं। अभी जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है ये 15वीं राष्ट्रपति, और ध्यान रखिएगा ये सबसे यंग राष्ट्रपति भी है, ठीक है। सबसे यंग राष्ट्रपति और सबसे पहली जो आदिवासी राष्ट्रपति यही है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये उड़ीसा से आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो ध्यान रखिएगा अस्पृश्यता का अंत पूछेगा तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत जो है ये अनुच्छेद 17 से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 17 जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इस अभी हम सभी मौलिक अधिकार को देखेंगे। तो मौलिक अधिकार, इसका स्रोत जो है कि अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ये भाग 3 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद पूछ लेगा तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान 12 से 35 तक है। कुल संख्या वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ध्यान रखिएगा अभी वर्तमान में कुल 6 ही मौलिक अधिकार है, जो कि मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार होते थे। 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे विधि का अधिकार बना दिया गया, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, और उसे 300 के ए में जोड़ा गया था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, हटाया गया, ये सभी दिया हुआ है जैसे कि मैंने बताया, ठीक ना। अब देखिए अनुच्छेद 14, अब कुछ आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं मौलिक अधिकार के जो पूछे जाते हैं बार बार। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष सभी समान है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, यानी कि आप किसी भी प्रकार के उपाधि नहीं रख सकते हैं, किसी भी प्रकार के उपाधि नहीं रख सकते हैं। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में 19 के ए में। अनुच्छेद 21 है जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21 में आपको जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा का अधिकार है, यानी कि 6 से 14 वर्ष की बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। और इसकी ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा गया है। और इसी के तहत अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि 5 प्रकार का रीट जारी करता है, तो वो चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा ये शुक्र है, ठीक ना। सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अब ये चीज यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है, तो सबसे गर्म ग्रह ये शुक्र कैसे हो गया? तो शुक्र के पास CO2 की अधिकता के कारण ये क्या कर इसकी क्या है कि टेम्परेचर सबसे अधिक है, तो सबसे गर्म ग्रह ध्यान रखिएगा शुक्र है। अब देखिए पूरे सौर मंडल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए सौर मंडल का जो 99% से अधिक द्रव्यमान जो है कि सूर्य में निहित है, ठीक ना। सूर्य में ही निहित है सौर मंडल का 99% द्रव्यमान। ग्रहों की संख्या 8 है, ठीक ना। ग्रहों की संख्या 8 है। प्लूटो ने 2006 में बौना ग्रह घोषित कर दिया था। प्लूटो को 2006 में बौना ग्रह घोषित, जो एक प्लूटो पहले 9 ग्रह हुआ करता था जिसका नाम था प्लूटो, तो 2006 में इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया गया था। आप पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, सूर्य के सबसे निकट बुध है, सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। तो ध्यान रखिएगा जो सबसे दूर है वो सबसे ठंडा है, वरुण सबसे दूर है। और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। और कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता के कारण ये सबसे गर्म ग्रह शुक्र हो जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन या भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। क्यों? तो आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। यह जल की अधिकता के कारण। पीली ग्रह शनि को कहा जाता है एमोनिया के कारण। पीली ग्रह शनि को कहा जाता है एमोनिया की अधिकता के कारण। वलय वाला ग्रह किसे कहा जाता है? तो शनि को, ठीक है ना। रिंग से यहाँ पर क्या है कि शनि ग्रह में रिंग्स मौजूद हैं, तो इस वजह से इसे वलय वाला ग्रह कहा जाता है। उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड जो कि बृहस्पति का है। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? गैनीमेड बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस मंगल का है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस मंगल का है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध और शुक्र है। बिना उपग्रह वाला ग्रह दो है। कौन कौन? तो बुध और शुक्र है। टाइटन, टाइटन जो है ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये सौर मंडल से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी या फिर गंगा? भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और इसमें सबसे जो लंबी नदी है ये ब्रह्मपुत्र है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? भारत में सबसे लंबी नदी। तो भारत में जो बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये गंगा है। अब हम लोग गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं, ठीक ना। गंगा नदी का जो उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी नदी से होता है, ठीक ना। ये गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नाम से इसका क्या होता है कि उद्गम होता है। और गंगा नाम कहाँ पड़ता है? तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी जब मिलती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। ठीक ध्यान रखिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, ठीक ना। बाद में देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलने के बाद क्या इसका नाम गंगा पड़ जाता है। लंबाई, गंगा नदी का लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा की लंबाई जो है 2525 मीटर है और भारत की सबसे लंबी नदी है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है अंत, और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक ना। अंतः यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। इसके बाद सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना हो जाएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। बिहार में यह चौसा बक्सर में प्रवेश करती है। ध्यान रखिए बिहार के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, तो ये बिहार में प्रवेश करती है कहाँ पर? तो चौसा बक्सर, बक्सर जिला के चौसा से ये प्रवेश करती है बिहार में। दर्जा भारत, इसे भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 2008 में। ध्यान रखिए गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जलीय जीव भी गंगा डॉल्फिन ही है। उसके बाद नदियों का हम लोग क्रम देख लेते हैं लंबाई के हिसाब से, ठीक ना। तो देखिए भारत में सबसे लंबी नदी जो है कि गंगा है 2525 किलोमीटर। उसके बाद गोदावरी 1465 किलोमीटर, और इसे दक्षिणी गंगा या बृहद गंगा भी कहा जाता है। तो इसकी लंबाई के कारण इसे दक्षिणी गंगा, जो ये दक्षिण की भारत की नदी है गोदावरी, जिसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, उसे दक्षिणी गंगा या बृहद गंगा कहते हैं। कृष्णा नदी जो है ये 1414 किलोमीटर, तो कृष्णा नदी 1414 किलोमीटर। यमुना नदी जो है ये 1336 76 किलोमीटर है और यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
नर्मदा ये 1312 किलोमीटर है और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा कि पश्चिम की ओर से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो नर्मदा है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। नोट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई गंगा से अधिक है, लेकिन उनका भारत में प्रवाह क्षेत्र गंगा से कम है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका जो लंबाई है गंगा से अधिक है, लेकिन बहाव क्षेत्र जो है इंडिया में कम है। और इंडिया में बहाव क्षेत्र गंगा का सबसे ज्यादा है, इसलिए गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ऐसा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, कि कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस जिले में स्थित है। कंचनजंगा जो भारत पर्वत शिखर है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी को पता होगा ये सिक्किम में है, ठीक है ना। कंचनजंगा पर्वत ये सिक्किम में स्थित है। तो आइए हम लोग भारत के पर्वत से संबंधित चीजें देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हिमालय के बारे में जानेंगे। तो हिमालय एक बलित पर्वत है और दुनिया का सबसे नया पर्वत। दुनिया का सबसे नया पर्वत कौन है, तो हिमालय है। और दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन है, तो ये अरावली, आप लोगों को पता होगा। तो ध्यान रखिएगा, हिमालय एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत यानी कि मोड़दार पर्वत इसे कहा जाता है, मोड़दार पर्वत है। सर्वोच्च चोटी, हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848.86 मीटर नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है। सॉरी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है, तो नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर। भारत में सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन स्टीन, जो कि पीओके में पड़ता है, जहां पर ये भारत का जो कश्मीर लद्दाख का क्षेत्र है पीओके, जिस पर कि पाकिस्तान का कब्जा है, उसे पीओके कहा जाता है। और केटू जो है गॉडविन स्टीन, ये वहीं पर है। और पूर्णतः पूछेगा कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी जो है ये कंचनजंगा ही हो जाएगा। पूर्णतः भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, तो कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। विभाजन, महान हिमालय हिमाद्री, मध्य हिमालय हिमाचल और शिवालिक हिमालय सबसे बाहरी। देखिए इसका विभाजन किस आधार पर है, तो सबसे क्या है कि महान हिमालय, ये महान हिमालय सबसे जो दक्षिणी भाग है हिमालय का, उसे महान हिमालय। उसके बाद का जो भाग है उसे मध्य हिमालय। और सबसे जो क्या मैंने बताया, सबसे दक्षिणी भाग नहीं, सबसे उत्तरी भाग को महान हिमालय, ठीक ना। जैसे ऊपर में जो सबसे ऊपरी भाग है इसे महान हिमालय, उसके बाद जो है मध्य हिमालय, और सबसे नीचे वाला भाग को जो है कि शिवालिक हिमालय कहा जाता है। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे क्या है, तो भारत के प्रमुख पर्वत। तो अरावली जो है ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ध्यान रखिए, अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की सबसे सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुड़ी है, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अनाईमुड़ी। और पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये भी अनाईमुड़ी ही हो जाएगा। और ये अन्नामलाई पहाड़िया की भाग है, ठीक ना। अन्नामलाई पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है जिंदगढ़, जिंदगढ़ा या महेंद्रगिरी, जिंदगढ़ा या महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जिंदगढ़ा या महेंद्रगिरी। सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज की जो ऊंची चोटी हो जाएगा धूपगढ़ है। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, डोडा बेटा, ठीक ना। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। नीलगिरी का ध्यान रखिएगा, पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है ये नीलगिरी पहाड़ियां के पास ही मिलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है ये नीलगिरी पहाड़िया के पास ही मिलते हैं। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2017। आप सभी को पता होगा 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अब देखिए जीएसटी के बारे में जानते हैं हम लोग। तो जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर है, आप सभी को पता है। अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वो होता है जो आप जो टैक्स देते हैं यानी कि कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। यानी कि जब आप बाजार जाते हैं कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान का जो पैसा चुकाते हैं उसी में आपको टैक्स ऐड रहता है और जो आप दे देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता आपने टैक्स कितने दिए, तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। और जो प्रत्यक्ष कर होता है उसे आपको उस चीज को पता होता है कि हमें इतना टैक्स देना है, जैसे कि आय कर, ठीक ना। अपना इनकम कर जो है कि इनकम टैक्स देते हैं ना, उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष कर। तो आपको पता है कि हम कर दे रहे हैं तो उसे प्रत्यक्ष, जो आपको नहीं पता है फिर भी आप दे देते हैं उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो इस चीज को आप लोग समझिएगा। और यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। भारत में कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। तो 1 जुलाई को क्या है कि जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और ये
संविधान में जोड़ा गया था 101वां संविधान संशोधन द्वारा, संविधान में 101वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और अनुच्छेद तो किसमें जोड़ा गया था? 279 के ए में, ठीक ना, 279 के ए में। और यह कनाडा मॉडल से प्रेरित है, यानी कि कनाडा मॉडल पर आधारित है। भारत का जो जीएसटी मॉडल है ये कनाडा मॉडल पर आधारित है। और इसके लिए सिफारिश कौन किया था? तो विजय केलकर समिति, ठीक है, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लाया गया था। दर है, इसमें देखिए कितने प्रकार की दर होती है, तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो टोटल 5 प्रकार की दरें हैं। परिषद अध्यक्ष, देखिए जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। केंद्र के जो वित्त मंत्री होता है वही जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होता है। पहला राज्य, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा? असम। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था। बाहर, शराब, पेट्रोलियम, बिजली को जीएसटी से बाहर रखा गया, यानी कि शराब, पेट्रोलियम और बिजली को जीएसटी से बाहर रखा गया है, इस पर जीएसटी नहीं लगता है। शराब, पेट्रोलियम, बिजली, शराब, पेट्रोलियम, बिजली पर जीएसटी नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि आरबीआई का मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में है। अब देखिए आरबीआई के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो स्थापना, स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन आयोग के सिफारिश पर, हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को किसकी? आरबीआई की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर। अधिनियम, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई है। प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, प्रथम गवर्नर पूछ लेगा तो ओसबोर्न स्मिथ। अब पूछेगा कि प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख, प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें क्रम की हैं। वर्तमान गवर्नर आरबीआई के कौन है? संजय मल्होत्रा है, ये 26वें क्रम के हैं। अब देखिए प्रमुख नोट, प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य क्या है? तो नोट जारी करना, मौद्रिक नीति बनाना, बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है, ठीक ना। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? तो नोट जारी करना, मौद्रिक नीति बनाना और बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है। प्रतीक चिन्ह, हाँ आरबीआई का प्रतीक चिन्ह पूछ लेता है तो तार का पेड़ और रॉयल बंगाल टाइगर। ये आरबीआई के जो लोगो में है क्या है? तो ताड़ का पेड़ है और रॉयल टाइगर है, ताड़ का पेड़ और रॉयल टाइगर। नोट छपाई, नोट छपाई न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, भारत में जो कि नोट छपाई का कार्य होता है ये न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। कहने का मतलब है कि अब भारत में नोट छपते हैं तो इतना थोड़ी है कि इतना ज्यादा नोट छाप दिया जाए कि सभी लोगों के पास चल जाए तो सभी लोग अमीर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसे न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर नोट छपाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना का मॉडल सबसे पहले, पंचवर्षीय योजना का मॉडल सबसे पहले किस देश से लिया गया था? अमेरिका, सोवियत संघ, जापान या फिर जर्मनी? तो पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है ये सोवियत संघ से यानी कि रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना का मॉडल ये सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया है। तो स्रोत पंचवर्षीय योजना का रूस से, कुल संख्या 12, पंचवर्षीय योजना का कुल संख्या 12 है, जो कि 1951 से लेकर 2017 तक पंचवर्षीय योजना चले थे। समाप्ति, योजना आयोग खत्म, अब नीति आयोग 1 जनवरी 2015। आप सभी को पता है कि योजना आयोग को खत्म करके अब नीति आयोग ला दिया गया है और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजना तैयार करती थी, योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजना तैयार करती थी। और इसके जगह पर 1 जनवरी 2015 को क्या ला दिया गया? तो नीति आयोग ला दिया गया। अब देखिए पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं हम लोग। तो जो पहला पंचवर्षीय योजना था ये हेराल्ड डोमर मॉडल, मॉडल भी ध्यान रखिएगा, मॉडल पूछ लेता है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था पहला पंचवर्षीय योजना। इसका समय ध्यान रखिएगा 1951 से लेकर 1956 तक था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का पीरियड 1951 से लेकर 1956 तक था। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसमें कृषि पर फोकस किया गया था, यानी कि कृषि पर ध्यान दिया गया था। सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है इसका जो समय है 1956 से लेकर 1961 तक था और यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इसमें फोकस भारी यानी कि उद्योग पर फोकस किया गया था, उद्योग पर फोकस किया गया था सेकंड पंचवर्षीय योजना में। थर्ड पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 तक था और यह सबसे असफल ये
यह क्या था, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना था। क्यों? तो चीन पाक युद्ध के कारण, चीन और पाकिस्तान से जो युद्ध हुए थे इसी पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था, और अकाल भी पड़ गए थे। तो इन वजह से क्या हुआ था कि सबसे असफल जो पंचवर्षीय योजना था तीसरा था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो समय था 1969 से लेकर 74 तक था। देख रहे हैं यहाँ पर 1966 के बाद 1969 आ जाता है। तो 3 वर्ष का जो था कि ये अवकाश पीरियड था, यानी कि कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाया गया था, ठीक ना। उसके बाद 14वें राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, प्लस इसरो का भी स्थापना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही हुआ है। ध्यान रखिएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना। फिफ्थ यानी कि पांचवा पंचवर्षीय योजना का समय पूछ लेगा तो 1974 से 78, ये भी 4 साल का ही पंचवर्षीय योजना था। ये 4 साल का पूछ लेता है कि 4 साल का एकमात्र पंचवर्षीय योजना कौन था, तो ये पांचवा था। इसमें नारा गरीबी हटाओ का नारा पूछ लेता है किसमें दिया गया था, तो पांचवा पंचवर्षीय योजना में, ठीक ना। उसके बाद 12वां पंचवर्षीय योजना, यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था जो कि 2012 से 17 तक था। ध्यान रखिएगा। गैप तो 1966 से 1969 तक ये अवकाश योजना चली थी, यहाँ यानी कि कोई किसी प्रकार की योजना नहीं बनाई गई थी। उसके बाद 1978 से लेकर 80, 1978 से 80 के बाद यहाँ पर मोरारजी देसाई के सरकार द्वारा क्या रोलिंग प्लान लाया गया था, पंचवर्षीय योजना की जगह पर रोलिंग प्लान लाया गया था। उसके बाद 1900 क्या है कि 1990 से 92 तक क्या हुआ था कि योजना अवकाश लाया गया था, ठीक ना। 1990 से 92 में भी कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टाइनर, विलियम हार्वे, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच। तो रक्त समूह की बताना है कि खोज किसने की थी, रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो उसका ध्यान रखिएगा, कार्ल लैंडस्टाइनर जो है कि रक्त समूह की खोज की थी। अब देखिए हम लोग खोज देख लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए बायोलॉजी की खोज जो है, जैसे कोशिका का पूछ लेगा तो रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। डीएनए का वाटसन एंड क्रिक, डीएनए का वाटसन एंड क्रिक। पेनिसिलिन का फ्लेमिंग, पेनिसिलिन का फ्लेमिंग। ब्लड ग्रुप का लैंडस्टीनर। टीका जो कि चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर, टीका का खोज सबसे पहले जो टीका खोजा गया था, चेचक का ही टीका खोजा गया था एडवर्ड जेनर द्वारा, ठीक ना। और सबसे पहले एंटीबायोटिक क्या खोजा गया था, तो पेनिसिलिन। वर्ल्ड में सबसे पहले जो पूछेगा कि एंटीबायोटिक कौन खोजा गया था, तो ये पेनिसिलिन जो कि फ्लेमिंग द्वारा। अब देखिए फिजिक्स के कुछ खोज हम लोग देख लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, एक्सरे की खोज रॉन्टसन, सापेक्षता के सिद्धांत का खोज, सापेक्षता के सिद्धांत यानी कि रिलेटिविटी की खोज आइंस्टीन। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, एक्सरे रॉन्टसन और सापेक्षता आइंस्टीन। अब केमिस्ट्री का देख लेते हैं, केमिस्ट्री। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो डाल्टन, परमाणु सिद्धांत डाल्टन। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव और आधुनिक मोसले, आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव और आधुनिक आवर्त सारणी की मोसले। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। पीएच स्केल के सोरेनसन, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन और ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, यकृत, पीयूष या फिर अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब देखिए मानव की ग्रंथियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। तो मानव ग्रंथि का सुपर, अच्छा ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी और मिश्रित। ध्यान रखिएगा मानव ग्रंथि जो है ये 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी और मिश्रित है। अंतःस्रावी ग्रंथियां ये डायरेक्ट खून, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये जो हार्मोन का स्राव करती है, ये डायरेक्ट क्या है कि खून में मिल जाता है। उसके बाद देखिए पीयूष ग्रंथि, ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और यह मस्तिष्क में होती है और ये सबसे छोटी ग्रंथि है। लेकिन पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और यह मस्तिष्क में होती है और इसे छोटी ग्रंथि भी कहा जाता है। थायराइड, थायराइड ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह गले में स्थित होती है और थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ये क्या है कि थायराइड ग्रंथि जो है ये गले में स्थित होती है और थायरोक्सिन नामक हार्मोन बनाती है, ठीक ना, थायरोक्सिन नामक हार्मोन बनाती है। और इसी के
क्या है कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से आयोडीन की कमी हो जाता है और क्या होता है कि घेंगा रोग हो जाता है। ध्यान रखिए, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है जो कि गले से संबंधित है। अब देखिए, एड्रिनल ग्रंथि, ये भी क्या है कि अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह वृक्क के ऊपर जो किडनी होता है उसके ऊपर रहता है और इसे लड़ो या उड़ो ग्रंथि कहा जाता है। एड्रिनल को लड़ो या उड़ो ग्रंथि कहा जाता है। फाइट और फ्लाइट है। इसके बाद पिनियल, पिनियल ग्रंथि ये मस्तिष्क में होता है और इसे तीसरी आंख या जैविक घड़ी कहते हैं। पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होता है और इसे तीसरी आंख या जैविक घड़ी कहते हैं। उसके बाद क्या है, तो बहिःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां ये नलियों द्वारा, यानी कि जो ये हार्मोन का स्राव करते हैं ये नलियों द्वारा, ये स्राव करते हैं नलियों द्वारा, ये खून में नहीं मिलता है, ठीक ना, खून में नहीं मिलता है। यकृत, देखिए यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह पित्त का निर्माण करती है। यकृत क्या करती है, तो पित्त का निर्माण करती है। श्वेत ग्रंथि, ये पसीना निकालने वाली ग्रंथि है। श्वेत ग्रंथि पसीना निकालने वाली, ये सभी बहिर्स्रावी। लार ग्रंथि भी बहिर्स्रावी, पाचक में सहायक होती है। बहिर्स्रावी ग्रंथि कितने हैं, तो यकृत, स्वेद और लार ग्रंथि। लार ग्रंथि पाचन में सहायक होती है और टाइलिन एंजाइम ये लार ग्रंथि ही रिलीज करती है। टाइलिन एंजाइम ध्यान रखिएगा। मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो अग्नाशय को। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय को कहा जाता है और यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। देखिए अग्नाशय की लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं से निकलता है, इसकी कमी से मधुमेह होता है। इंसुलिन जो है अग्नाशय के लैंगर-हैंस, लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं से निकलता है और इसी की कमी से मधुमेह होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से निकलता है। अब देखिए पूछेगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो थायराइड हो जाएगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। अब देखिए शरीर का ताप का नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस है और इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस, और इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो कि शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, विटामिन किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आप सभी को पता है विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अब देखिए घुलनशीलता के आधार पर जल में घुलनशील पूछेगा तो विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। वसा में घुलनशील पूछेगा तो ए, डी, ई, के, ए, डी, ई, के और बी, सी जल में। अब देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन और इसकी कमी से बेरीबेरी। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम कोबालामीन, कोबालामीन और इसमें कोबाल्ट होता है, इसमें कोबाल्ट होता है, ठीक ना, कोबाल्ट रक्त के थका जमाने में ये सहायक होता है। विटामिन ई ये क्या है कि एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और यह स्कर्वी, इसकी कमी से स्कर्वी होता है जो जिसमें कि मसूड़े का रोग इसे कहा जाता है। स्कर्वी को मसूड़े का रोग कहा जाता है और यह आंवले में सर्वाधिक होता है। विटामिन सी आंवले में सर्वाधिक होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल इसे रिकेटस, कैल्सीफेरॉल से कमी से क्या होता है, तो रिकेटस होता है और ये धूप से मिलता है। ई है क्या, टेकोफेरॉल, ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और इसे बांझपन या प्रजनन शक्ति कम होती है, इसकी कमी से बांझपन या प्रजनन शक्ति कम होती है। कि फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। अब देखिए विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा विटामिन सी जो है ये गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता को मापने का इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता को मापने का इकाई क्या है, हर्ट्ज, डेसिबल, वाट या फिर एम्पीयर। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने का इकाई क्या है, तो डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। अब देखिए माध्यम, ध्वनि को पता है कि गमन करने के लिए क्या है कि माध्यम की जरूरत होता है, ये निर्वात में गमन नहीं करती। ध्यान रखिएगा ध्वनि जो है ये निर्वात में गमन नहीं करती, इसे माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि ठोस या द्रव या गैस, यही किसी में ये गमन कर सकती है। तो सबसे अधिक ठोस में ये गमन करती है, यानी कि सबसे तेज चलती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में और निर्वात में शून्य। तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। ध्यान रखिए तापमान बढ़ने पर ध्वनि का चाल बढ़ता है। मात्रक, ध्वनि का मात्रक डेसिबल। आवृत्ति, आवृत्ति इसका देखें तो ये श्रव्य, आवृत्ति इसका आप लोगों को पता होगा तीन प्रकार का होता है, एक अपश्रव्य, श्रव्य और प्रश्रव्य। तो जो श्रव्य आवृत्ति है
यानी कि उसे हम मानव द्वारा सुना जा सकता है, मानव कान। इसमें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, ठीक ना। श्रव्य जो ध्वनि होता है ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, और इसे मानव कान द्वारा सुना जा सकता है। पराबैंगनी, पराबैंगनी जो होता है ये 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है कि कम होता है, और इसे चमगादड़ और सोनार में, चमगादड़ द्वारा सुना जा सकता है और इसे सोनार में यूज किया जाता है, ठीक ना। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अच्छा, अल्ट्रासोनिक जो है ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, हम कम बोल दिए थे, जो कि चमगादड़ द्वारा सुना जा सकता है, और इसका उपयोग जो होता है सोनार में किया जाता है। और एक जो होता है अपसरव, जो 20 हर्ट्ज से भी कम होता है, ठीक ना। जो अपसरव्य ध्वनि होता है वो 20 हर्ट्ज से भी कम होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पिच, ये, हाँ, ध्वनि का जो पिच है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। ध्वनि की पिच यानी कि पतला या भारी आवाज, पतला या भारी आवाज किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि जो है ये न्यूनतम दूरी 17 मीटर, यानी कि जो प्रतिध्वनि जो आवाज टकरा कर वापस सुनाई देती है, इसके लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होती है। सोनार, समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने हेतु, ठीक ना। सोनार क्या होता है, तो समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने हेतु, और इसी में क्या है कि प्रसरव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण। रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। अब देखिए संवेग संरक्षण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए यदि किसी वस्तु के समूह पर, यदि किसी वस्तुओं के समूह पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए तो उस समूह का कुल समवेग हमेशा स्थिर या सुरक्षित रहता है। सरल शब्दों में, टकराने से पहले का कुल समवेग, टकराने के बाद का कुल समवेग, टकराने के बाद का टकराने से पहले का कुल समवेग, समवेग बराबर टकराने के बाद का कुल समवेग। इसको ऐसे समझिए, जब किसी वस्तु वस्तु के समूह को क्या किया जाता है, उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाता है, तो उस समूह का कुल समवेग क्या होता है, हमेशा स्थिर या सुरक्षित रहता है, स्थिर या सुरक्षित रहता है। इसका सूत्र ध्यान रखिएगा, समवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। समवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है, और यह न्यूटन की द्वितीय या तृतीय नियम पर आधारित है। यह न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम पर आधारित है। ध्यान रखिए, संवेग संरक्षण नियम न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम पर आधारित है। सिस्टम का कुल समवेग कभी नहीं बदलता, बस एक वस्तु दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है। क्या होता है, तो समवेग कभी नहीं बदलता, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल, समवेग संरक्षण का एग्जाम्पल, बंदूक और गोली। बंदूक और गोली ये संवेग संरक्षण का उदाहरण है। रॉकेट का उड़ना ये भी संवेग संरक्षण का उदाहरण है। बिलिया बिलिया या गेंदों की टक्कर, बिलिया या गेंदों की टक्कर ये भी क्या है कि संवेग संरक्षण के उदाहरण है। जब एक चलती हुई गेंद दूसरी गेंद से टकराती है तो पहली धीमी हो जाती है और दूसरी चलने लगती है। यह संवेग एक दूसरे में चला गया। तो आप लोग देखते हैं जब क्या होता है, एक गेंद जो होता है दूसरे गेंद से टकराता है तो जो दूसरा गेंद होता है वो तेज चलने लगती है, और जो पहला गेंद हो जाता है ये धीरे हो जाता है। तो यही संवेग संरक्षण का उदाहरण है। जब बंदूक से चली गोली चलती है तो गोली आगे भागती है और यह धनात्मक संवेग है, और बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है, यह ऋणात्मक संवेग है। और दोनों मिलकर क्या होता है, दोनों का योग शून्य हो जाएगा। यह भी संवेग संरक्षण का उदाहरण है। रॉकेट से गैस बहुत तेजी से पीछे निकलती है, और जो रॉकेट के आगे की ओर बराबर संवेग देती है। तो ये सभी जो है कि मेन इसमें एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर समतल लेंस है। तो जो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए दूर किए लेंस का उपयोग किया जाता है वो है अवतल लेंस, ठीक ना। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए जिस लेंस का उपयोग किया जाता है उसका नाम है अवतल लेंस। देखिए निकट दृष्टि दोष ये दूर का नहीं दिखता, और इसके निवारण में तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में
निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। दूर दृष्टि दोष में पास का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है। और इसका निवारण उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ज्यादा दृष्टि में ये बुढ़ापे में दोनों गायब, यानी कि ना पास दिखता है ना दूर, तो इसमें द्वि फोकसी लेंस यानी कि इसमें दोनों लेंस उत्तर और अवतल दोनों लगाया जाता है। उसके बाद अविमुक्तता, अविमुक्तता धुंधला दिखना, अविमुक्तता क्या है, धुंधला दिखना। और इसमें बेलनाकार, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो शुष्क बर्फ क्या है, शुष्क बर्फ क्या है। तो आप सभी को पता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अब देखिए रासायनिक नाम हम लोग देख लेते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा इसे खाने वाला सोडा कहा जाता है, इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, NaHCO3। दोहन सोडा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, NaCO3, NaCO3। उसके बाद कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। बर्फ का शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड। और चूना पत्थर या संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सभी रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। पीतल जो है ये किन धातुओं का मिश्रण है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा तांबा और जस्ता। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है, पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अब देखिए मिश्र धातु आप सभी को याद करवाते हैं। पीतल में क्या क्या होता है, तांबा और जस्ता होता है, तांबा और जस्ता। देखिए यहाँ पर ट्रिक लिखा है पिताजी, बहुत ही मस्त ट्रिक है पिताजी। पीतल, तांबा और जास्ता, पिताजी। अब देखिए कांसा, कांसा जो होता है तांबा और प्लस टीन, तांबा और टीन का बना होता है कांसा, तांबा और टीन, कांसा तांबा और टीन। स्टेनलेस स्टील, लोहा क्रोमियम और निकेल, स्टेनलेस स्टील, लोहा क्रोमियम और स्टील, लोहा क्रोमियम और निकेल। सोल्डर, सोल्डर या टाका जो होता है ये शीशा और टीन का बना होता है, शीशा और टीन का बना होता है। गन मेटल, तांबा और जस्ता टीन का बना होता है, गन मेटल तांबा जस्ता और टीन का बना होता है, गन मेटल तांबा जस्ता और टीन का बना होता है। सिल्वर, जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता और निकेल का बना होता है, जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता और निकेल का बना होता है। इसमें चांदी 0% होता है, जर्मन सिल्वर में ये ध्यान रखिएगा चांदी नहीं होता है। यह जस्ता तांबा और निकेल का बना होता है। ड्यूरालुमीन, ड्यूरालुमीन जो है एल्यूमिनियम और तांबा का बना होता है और हवाई जहाज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ड्यूरालुमीन एल्यूमिनियम प्लस तांबा का प्रयोग किया जाता है। अमलगम, अमलगम में पारा प्लस अन्य कोई अन्य धातु लोहे को छोड़कर, यानी कि अमलगम में पारा के साथ कोई भी अन्य धातु मिला दिया जाता है लोहे को छोड़कर, ध्यान रखिएगा लोहे को छोड़कर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार की थी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार की थी, मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार की थी, मेंडलीव, मोस्ले, डॉल्टन या फिर न्यूलैंड्स। तो आधुनिक आवर्त सारणी अभी हम लोग पढ़े हैं इसी वीडियो में, तो मोस्ले हो जाएगा, ठीक ना। आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार की थी, तो मोस्ले ने। अब देखिए जनक, आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो मेंडलीव, ठीक ना। आवर्त सारणी का जनक पूछेगा तो मेंडलीव। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ये आवर्त सारणी तैयार किए, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। आधुनिक जनक पूछेगा तो मोस्ले हो जाएगा, और ये परमाणु क्रमांक के आधार पर ये आवर्त सारणी दिए थे। उसके बाद संरचना, 7 आवर्त और 18 वर्ग। आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। हैलोजन समूह, वर्ग 17 के समूह को हैलोजन समूह कहा जाता है, जिसमें कि क्लोरीन, क्या है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस वर्ग 18 के तत्व को कहा जाता है हीलियम, नियोन, आर्गन। अब देखिए पूछेगा सबसे हल्का तत्व कौन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी धातु लिथियम, सबसे भारी धातु लिथियम। सबसे भारी, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम। और द्रव्य धातु पारा, ठीक ना। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में है, और द्रव्य अधातु ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव्य में है। चाकू से कटने वाले सोडियम,
चाकू से कटने वाला धातु कौन है? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम चाकू से काटा जा सकता है। सर्वाधिक सुचालक, विद्युत का सर्वाधिक सुचालक चांदी है, ठीक ना, विद्युत का सर्वाधिक सुचालक चांदी। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु, केरल। तो आप सभी को पता है जो ओणम है ये केरल का प्रमुख त्योहार है। ओणम जो है केरल का प्रमुख त्योहार है। अब देखिए सरहुल, सरहुल जो है झारखंड का, ये आदिवासी का त्योहार है। सरहुल झारखंड का आदिवासी का त्योहार है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब, ये सिख का नव वर्ष, ध्यान रखिए बैसाखी सिखों का नव वर्ष है। गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है हिंदू नव वर्ष के रूप में। महाराष्ट्र में हिंदू नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। इसके बाद सूरज कुंड मेला, ये हरियाणा का पर्व है। ये हस्तशिल्प मेला इसे कहा जाता है। सूरज कुंड मेला हरियाणा। बोनालू और बथुकामा ये तेलंगाना। बोनालू और बथुकामा तेलंगाना में मनाया जाता है। उसके बाद नुआखाई, नुआखाई उत्सव उड़ीसा का मनाया जाता है और यह नया चावल उत्सव है, ठीक ना। नुआखाई क्या है? तो चावल उत्सव है उड़ीसा का। चापचरकूट मिजोरम का उत्सव है। चापचरकूट मिजोरम का। बांग्ला उत्सव, बांग्ला उत्सव जो है ये मेघालय का है। गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बांग्ला उत्सव गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है जो कि मेघालय का है। सिग्मो उत्सव गोवा में मनाया जाता है। सिग्मो उत्सव गोवा में। खर्ची पूजा खर्ची पूजा त्रिपुरा में। खर्ची पूजा त्रिपुरा में। खर्ची पूजा त्रिपुरा में। बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में। और सबसे लंबा चलने वाला त्योहार, सबसे लंबा चलने वाला त्योहार कौन है? तो बस्तर दशहरा जो कि छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बिहार का ध्यान रखिएगा, शाम चकेवा ये बिहार में मनाया जाता है और मधुश्रावणी मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। मधुश्रावणी मिथिला क्षेत्र में और शाम चकेवा बिहार में मनाया जाता है। और ये शाम चकेवा जो है ये भाई बहन का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या फिर वियना। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस है। आप सभी को पता है यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। अब देखिए यूनेस्को के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना, स्थापना कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में हुआ था। सदस्य देश 194। यूनेस्को के सदस्य देश कितने थे? 194 हैं। वर्तमान प्रमुख, यूनेस्को के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो आड्रे ओजोले, आड्रे ओजोले ये वर्तमान प्रमुख हैं। अब देखिए भारत और यूनेस्को, भारत में कुल विरासत स्थल जो है ये कितने हैं? 42 विश्व धरोहर स्थल है। ये अच्छा 42 विश्व धरोहर स्थल है। ये सितंबर 2023 तक, सितंबर 2023 तक 42 धरोहर स्थल थे। उसके बाद अभी 2 जोड़े गए हैं, ठीक ना, 2 और जोड़े गए हैं। देखिए 41वां स्थल पूछेगा तो क्या हो जाएगा? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। उसके बाद 42वां स्थल जो है कि होयसल मंदिर कर्नाटक। 42वां स्थल होयसल मंदिर कर्नाटक। मिश्रित स्थल पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा नेशनल पार्क, एकमात्र मिश्रित स्थल। यूनेस्को में शामिल भारत का एकमात्र मिश्रित स्थल कौन सा है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बिहार विशेष, महाबोधि मंदिर को 2002 में शामिल किया गया था। बिहार के महाबोधि मंदिर को यूनेस्को में 2002 में शामिल किया गया था। नालंदा बिहार विश्वविद्यालय को 2016 में शामिल किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया गया था? तो 2016 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? पटना, किशनगंज, मुजफ्फरपुर या गया। तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है ये किशनगंज है, ठीक ना। बिहार में सबसे अधिक किशनगंज में वर्षा होता है। अब देखिए बिहार के जिले से जो प्रश्न बनते हैं वो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कुल जिले 38 है, ठीक ना। 38वां जिला कौन बना था? तो अरवल। कुल जिला 38 और 38वां जिला अरवल बना था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल में सबसे छोटा सीहोर, क्षेत्रफल में सबसे छोटा सीहोर। सर्वाधिक जनसंख्या पटना, न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा। सर्वाधिक साक्षरता रोहतास 73.37%। न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया है 51.08%। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, न्यूनतम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। उसके बाद सबसे गर्म और ठंडा जिला गया। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज 2102 लिंगानुपात है यहाँ की। उसका न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर 876। तो सर्वाधिक जनघनत्व शिवहर 1880। न्यूनतम जनघनत्व कैमूर 488। अब देखिए मुजफ्फरपुर को लीची का शहर कहा जाता है। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। नालंदा को ज्ञान की भूमि कहा जाता है।
रोहतास को पाइराइट्स का मुख्य स्रोत कहा जाता है। पाइराइट्स का मुख्य स्रोत कहाँ है? तो ये रोहतास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल, ठीक ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। अब देखिए बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं उनसे जो प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, तो नालंदा विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक पूछेगा तो हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम, ये गुप्त वंश का शासक था। इसकी विशेषता बौद्ध धर्म महायान का केंद्र था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जो महायान संप्रदाय थे बौद्ध धर्म के, ये इसका केंद्र कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। और ह्वेनसांग जो आया था चीनी यात्री, ये नालंदा विश्वविद्यालय में ही आया था। विनाश, इसकी विनाश कौन किया था? बख्तियार खिलजी। कब किया था? तो 1193 में। बख्तियार खिलजी 1193 में। वर्तमान यूनेस्को विरासत स्थल, यूनेस्को विरासत स्थल में इसे 2016 में शामिल किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय को। इसके बाद है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थान जो है ये भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में। संस्थापक ये धर्मपाल, जो कि पाल वंश के शासक हैं। विशेषता तत्रयान और या वज्रयान, वज्रयान बौद्ध धर्म का शिक्षा। हिनयान जो बौद्ध धर्म के महायान, महायान जो था वो उन लोगों का शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। और वज्रयान बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसका स्थान बिहार शरीफ नालंदा है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का जो स्थान है बिहार शरीफ नालंदा। संस्थापक गोपाल, ये भी पाल वंश के शासक है। उसके बाद तेलहरा, तेलहरा विश्वविद्यालय, ये नालंदा के पास। इसको हाल ही में खुदाई के अनुसार नालंदा से, हालिया खुदाई के अनुसार नालंदा से भी प्राचीन। इसकी तेहरा विश्वविद्यालय जो है ये हाल ही में इसकी खुदाई से प्राप्त हुआ है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये नालंदा से भी प्राचीन विश्वविद्यालय है। तेहरा विश्वविद्यालय, तेलहरा विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा ये नालंदा के पास है। तो हम लोग का यहीं पे क्वेश्चन का द एंड होता है, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिला होगा और बहुत सारी चीज याद हुआ होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।